सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे हम ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए केमिस्ट्री में, वो यही है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली उठ के आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स का जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो अक्रॉस दी केमिस्ट्री जो डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे आप लगाते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। आशा, श्रेया, मंजू, अवदेश, सूरज, बादल। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अर्ली अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। अर्ली अटेम्प्ट इन दी सेंस कि बहुत सारे एलिमेंट या फिर जितने भी एलिमेंट उस समय मालूम थे, तो उनको ऑर्डर में लगाने के लिए भाई कि इनको किस ऑर्डर में, जैसे कि नहीं हमने पढ़ा था 1969 में, अभी बायोलॉजी पढ़ा है ना, तो 1969 में किसने पूरे जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम में बांटा था। बताइए जल्दी से, किसने बांटा था 1969 में? ऐसे ही कुछ जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इनको भी क्लासीफाई करने की एक तरह से यहाँ पे मुहिम शुरू होती है। तो इसमें कुछ शुरुआती अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो ये R.H. वाइट टेकर थे, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी बायोलॉजी में। तो R.H. वाइट टेकर थे जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा था। ही वॉज R.H. वाइट टेकर। अब अर्ली अटेम्प्ट्स क्या हुए ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हमारे डॉबर नाइस जी आए, जिन्होंने त्रियक का नियम दिया, दैट इज लॉ ऑफ ट्राइड दिया। इन्होंने ये बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से अगर लगाएं, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर लगाएं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है, जो पहला है और जो तीसरा है, उसका एवरेज है दूसरा वाला, दैट इज मिडिल वाला, दैट इज बीच वाला। किस चीज़ का एवरेज? वो चाहे आप एटॉमिक मास का एवरेज ले लो, वो चाहे आप उसकी प्रॉपर्टी का एवरेज ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लिथियम कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि कम क्वांटिटी में है, पोटेशियम में ज़्यादा है, तो जितना भी लिथियम में है उससे ज़्यादा सोडियम में होगा, और जितना पोटेशियम में उससे कम सोडियम में होगा। यानी सोडियम जो है जो बीच में लाई कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बीच में लाई करेंगी, और उसका जो एटॉमिक मास होगा वो भी एवरेज होगा पहले और तीसरे के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 39, इसका एवरेज कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस किस के ट्रायड बना के दिखाए थे, अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश किए थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही के ट्रायड बनने थे, इक्का दुक्का मतलब ट्रायड बनने थे, इसलिए इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। मतलब एज अ कि भैया सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, सिर्फ कोइंसिडेंस है कि पहला और ये तीसरा, उसका एवरेज है बीच वाला। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़े से एग्जाम्पल कभी कभी हो सकता है पूछ ले, आई थिंक 1-2 बार पूछे भी हैं कि भाई इनमें से किसने लॉ ऑफ ट्रायड दिखाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं। हाँ, ये पूछ लेता है कि डॉबर नायर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया कब था, तो 1829 सही आंसर होगा। कभी कभी अगर ऑप्शन में 1817 दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि 1817 में इन्होंने इस चीज़ को बताया था, बट ये पब्लिश वगैरह हुई थी 1829 में, तो आपको 1829 ही याद रखना है। मैंने 1817 इसीलिए बता दिया कि अगर 1817 ऑप्शन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1817 क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो 1829 आपको याद रखना है। लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, त्रियक का सिद्धांत दिया था किसने? डॉबर नायर ने। देन अब आते हैं न्यूलैंड, JAR न्यूलैंड इनका पूरा नाम था, JAR न्यूलैंड। इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसके तहत उन्होंने ये बोला, अगेन उन्होंने एक सेम चीज़ बोली, एंड दैट इज कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा दें, यानी बढ़ते हुए परमाणु भार के ऑर्डर में लगा दें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो पहला आपका एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इन्होंने ये बोला कि जो पहला एलिमेंट है और जो आखिरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और इसको इन्होंने म्यूजिकल नोट्स पे बेस किया। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी, और उसके बाद फिर से सा आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 8वें नंबर पे आ गया ना, तो 8वां, पहला और 8वां सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऐसा न्यूलैंड ने बोला था। कब बोला था? इन द ईयर 1865।
65 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1866 ऑप्शन में होगा, ठीक है, बिकॉज 1865 में उन्होंने बताया था, 66 में पब्लिश हुआ था। तो याद रखिए, एक डेट याद रखिए, मतलब एक ईयर याद रखिए, दोनों मत याद रखिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। 1865 याद रखो, ठीक है। अब ये जो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था तो किस पे बेस्ड था, ये भी क्वेश्चन पूछता, म्यूजिकल नोट पे पढ़ा, पता है, बड़ी एक रोचक कहानी है, तो सुनाओ। मतलब इसकी एक फ़ोटो भी है, मतलब जब ये इन्होंने बात प्रूव करी थी न्यूलैंड जी ने, तो उन्होंने गाना गा के सुनाया था, ऐसे सा रे गा मा ऐसे करके सुनाया था। कहो तो पिक्चर दिखाऊं, अगर आप लोग बोलो तो वो पिक्चर में दिखाऊं, एक काफ़ी मतलब एक जमावड़ा लगा एक दिन, और मतलब उसको आपने देख रखा है लेकिन आपको पता नहीं है वो, आप सबने देख रखी है पिक्चर, आपने वीडियो भी देख रखा है, वीडियो तक बना था उसका, ठीक है, काफ़ी वायरल हुआ, आपने देख रखा है, लेकिन वही है कि आपने कभी गौर नहीं किया। दिखाएं आपको, बताइए सर आपका न्यू बैच कब तक आएगा, क्या जीके 3.0? नहीं आएगा वो, ठीक है, क्योंकि अब क्या करवा देंगे भाई। सिलेबस थोड़ी ना इतना चेंज हो गया, अब कुछ पेपर तो होने दो, कुछ नई चीज़ें तो आने दो, अब बैच पे बैच बनाने का क्या मतलब है। हाँ दिखा दें, ये देखो, देखा होगा तुम लोगों ने इसको, ऐसे सारे गामा, फिर सामने से भी ऑपोजिशन में भी आता है, तो अब ऑपोजिशन में कौन है अभी देखते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन में कौन है वो भी देखते हैं। तो देख रहे हैं, मतलब काफ़ी जमावड़ा लगा रही है, ये भी काफ़ी ये भी काफ़ी फेमस पर्सन है, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये डॉबर नायर जी हैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और ये हैं इन्होंने 1865 में दिया था, बस ये था कि इन्होंने जितने भी टोटल कितने एलिमेंट्स थे जिसपे ये था, तो टोटल 56 एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल 56 एलिमेंट्स थे। धमाका बैच कब आएगा? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि टोटल इसमें 56 एलिमेंट्स थे, और इनकी पीरियोडिक टेबल में लास्ट एलिमेंट कौन सा था, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें लास्ट एलिमेंट था, कोई बताना चाहेगा? टी से उसका नाम स्टार्ट होता है। द लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। विद द डिस्कवरी ऑफ रेयर गैसेस, जो हमारी अभी हम देखेंगे रेयर गैसेस क्या होती हैं, जिन लोगों को अगर पता होगा, तो जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, इट वॉज द 9th एलिमेंट एंड नॉट द 8th एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि ये जो बात बोल रहे थे कि पहले और 8वें की सेम प्रॉपर्टी होती है, तो वो बात गलत हो गई, बल्कि अब निकल के आया कि पहले और 9वें की प्रॉपर्टी सेम है। तो इनका जो सरगमा है, तभी तो ये हार गए थे सामने वाले पार्टी से, ऑपोजिशन से, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट था थोरियम। टोटल एलिमेंट कितने नोन थे इनके टाइम पे? 56, और कैल्शियम तक ही इनका ये चल रहा था। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे लगाए थे, ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे लगाए थे। अब जो हमारे आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम था मेंडलीव जी, रशियन साइंटिस्ट थे, और इनका जो वर्क है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि इसीलिए इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? वो इन्हीं को बोलते हैं। रीज़न, क्योंकि इन्होंने जो किया वो सबसे सिग्निफिकेंट था। एक लोथर मैयर करके भी थे, अभी हम आगे देखेंगे, फिर लोथर मेयर, जो भी यार प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, लोथर मेयर, तो उनका भी वर्क काफ़ी सिग्निफिकेंट था। दोनों लोग पैरेलली ही कर रहे थे, मेयर साहब भी और मेंडलीव साहब भी। मेंडलीव जी हमारे थे कहाँ से? रशिया से। 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। 1827 में डॉबर नायर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। किसने कौन सी थ्योरी दी पता होनी चाहिए। मेंडलीव ने कोई ऐसे थ्योरी नहीं दी, बट मेंडलीव ने जो काम किया इट वॉज सिग्निफिकेंट। इन्होंने जो काम किया उसने एक तरह से स्केलेटन बना के दिया पीरियोडिक टेबल का, और उसी से ही आगे फाइनली जो है कुछ चेंजेस के साथ हमारी आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानी जाती है। देखते हैं उसको। तो 1869 में रशियन है, जब इन्होंने अरेंज किया था तो 63 नोन एलिमेंट्स, 63। न्यूलैंड के टाइम पे 56। अगेन इन्होंने भी इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया, और इन्होंने बोला कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी हिसाब से प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। यानी कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट की, या फिर पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है चेंजेस मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस, और एक चेंजेस इन अ रेगुलर पैटर्न विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इन्होंने बोला जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मतलब कि ऐसे जा रहे हैं तो वो चीज़ बढ़ रही है, ऐसे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो घट रही है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। तो ये एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है, ऐसा बोला था मेंडलीव जी ने, जो बाद में गलत प्रूव हुई, ठीक है। लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब तेज थे, हमारे तेजू थे मेंडलीव साहब जी, कि इन्होंने जो इनकी पीरियोडिक टेबल में जो गैप आ रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये, या फिर ज़बरदस्ती गैप को फिल नहीं कर दिया
उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा। इन्होंने ऐसी इतनी बढ़िया प्रोडिक्शन करके गए, इन्होंने ऐसा नहीं कि जबरन रख दिया और उसको गलत तरीके से प्रूव कर दिया कि देखो ये इस तरह से, वैसे नहीं। इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे गैप्स हैं, आगे जाके यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट फिट बैठेगा। अब कौन सा एलिमेंट आएगा देखते हैं, लेकिन हाँ उस एलिमेंट का नामकरण कर गए थे एका शब्द लगा के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे जो एलिमेंट आएगा उसको इन्होंने बोल दिया एका एल्यूमिनियम। एक जो बोरॉन था, बोरॉन के आगे जो गैप क्रिएट हो रहा था तो उसको एका बोरॉन बोल दिया। एका का मतलब क्या है? एका का मतलब एक, एकादशी सुने हो? एकादशी, वो एकादशी, वो एक का मतलब वन। ये इन्होंने संस्कृत वर्ड उठाया था, इन्होंने ये संस्कृत वर्ड से लिया इन्होंने एका। जैसे हम एकादशी बोलते हैं तो वैसे ये एका एल्यूमिनियम है, एका बोरॉन है, इन्होंने संस्कृत टर्म को ही उठाया। और यही बाद में जाके एका एल्यूमिनियम गैलियम बनता, गैलियम के रूप में सामने आता। ठीक है, आता है तो क्या हुआ? लेकिन ये नामकरण करके नहीं गए थे सिर्फ, ये इसका बता के गए थे कितना एटॉमिक, जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका इतना ये सब एटॉमिक मास वगैरह होगा। और वो बहुत ही प्रिसाइज था। जो इन्होंने एका एल्यूमिनियम की प्रिडिक्शन करी थी वो 68 थी, जो गैलियम का बाद में निकल के आया, जब बाद में गैलियम मिला तो 70 था। कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। एका सिलिकॉन की इन्होंने 72 प्रोडक्शन करी थी, निकल के आया 72.6, 72.6। ऐसे ही देखो, ध्यान रखना कि एका एल्यूमिनियम पे क्वेश्चन आए हैं, एका एल्यूमिनियम बना गैलियम, या फिर एका एल्यूमिनियम के जगह पे गैलियम आ गया, अभी एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया। ऐसे ही आपका है एका बोरॉन। ठीक है, ध्यान रखना, एका जो बोरॉन है उसकी जगह आ गया आपका स्कैंडियम। ठीक है, ये आ गया। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए किसकी जगह कौन सा एलिमेंट आया आपका। ठीक है, ये देख सकते हैं कि अच्छा लिखा तो है स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये चीज़ पता है, एका मैंगनीज, ये सारे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 3 याद रखना, एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन वाला। इतनी बात क्लियर सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखती थी। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास कायदे से बढ़ना चाहिए तो घट रहा है, यहाँ पे 58.9 से 58.7 हो रहा है। तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो थे इनकी पीरियोडिक टेबल में। अब वो डिफेक्ट क्या थे? हाइड्रोजन बेचारा मारा घूम रहा था, इसको फिक्स पोजीशन नहीं मिल रही थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज़ नॉट मेंटेन्ड। जैसे कि मैंने कोबाल्ट और निकल में आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 58.9 है, बढ़ना चाहिए, बट 58.7 ही है। ठीक, फिर अगर हम बात करें सम एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, सम एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, यानी सेम ग्रुप में ही है, सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए बट डिफर कर रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। अभी देखेंगे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या है ये, तो ये भी इनको भी कहीं प्लेस जगह नहीं मिल रही थी। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे। अब इसके बाद अब लोथर मैयर का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। तो लोथर मैयर जो है ये इन्हीं के टाइम पे ही, मेंडलीव जी के टाइम पे ही अपना ये कर रहे थे, एंड इन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं फॉर इनिशिएटिंग, और ही इनिशिएटेड किस चीज़ को? एक हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक रिलेशनशिप। ठीक है, पीरियोडिक जो रिलेशनशिप होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उसको इन्होंने प्लॉट करना स्टार्ट किया ग्राफ में। एक सेकेंड, ठीक है, इनिशिएटेड द पीरियोडिक रिलेशनशिप, या फिर इनिशिएटेड द प्लॉटिंग ऑफ, ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप अगेंस्ट द फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, अगेंस्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इन्होंने दिखाया प्लॉट करके ग्राफ किस तरह से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास से वैरी कर रही है, मतलब एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है, ऐसा इन्होंने बोला। अभी तक सारा खेल एटॉमिक मास पे हो रहा था, यही सेम काम फिर मेंडलीव ने किया, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट जाता ये करने को, यानी प्लॉटिंग, ग्राफ प्लॉट करने का, लोथर मैयर जी को, सेम टाइम पे 1869 पे ही। वही काम मेंडलीव जी ने भी एक तरह से देखें तो किया, लेकिन सब एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास चिल्ला रहे थे, जो कि ट्रू नहीं था। ये बाद में प्रूव किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले हेनरी मॉजले ने। हेनरी मॉजले ने क्या किया? हेनरी मॉजले ने जब इसको प्लॉट किया, प्लॉटिंग करी, मतलब प्लॉटिंग मतलब ग्राफ प्लॉट किया, ना कि ठीक है, ये कोई इनका रियल स्टेट का बिजनेस नहीं है। 1913 में, ईयर 1913 में इन्होंने जब प्लॉट किया तो इन्होंने इस चीज़ को पाया कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ये प्लॉट कर रहे हैं वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि एटॉमिक मास के।
और ये बात ट्रू निकल के आई, तभी इन लोगों की पीरियोडिक टेबल जो जैसे मेंडलीव जी ने दी कहीं कहीं बीच में फ्लिकर कर रही थी, फेल कर रही थी। लेकिन जब हेनरी मॉजले जी ने इस चीज़ को प्लॉट किया और इस चीज़ को दर्शाया कि किस तरह से जो केमिकल जो या फिर केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर पीरियोडिसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर, डिपेंड्स ऑन दी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है ना कि एटॉमिक मास पे। और इन्होंने एटॉमिक नंबर और मास का सिंबल भी दिया, जो अब तक आपको पता चल गया होगा। एटॉमिक नंबर का सिंबल इन्होंने Z दिया, और एटॉमिक मास की अगर बात करें तो कितना दिया, एटॉमिक मास, ये परमाणु संख्या होती है और एटॉमिक मास होता है परमाणु भार। इसका जो एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है दैट इज़ A। तभी मैंने आपको बताया था जब हम एलिमेंट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल X है तो इसका एटॉमिक नंबर ये और एटॉमिक मास ये, इस तरह से लिखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। जरा बताइए कि एलिमेंट जो होता है, सेम एलिमेंट में हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और ये हमने चीज़ देखी थी कि एटॉमिक नंबर एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ आईडी कार्ड ऑफ एन एलिमेंट, जो दो एलिमेंट का कभी सेम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो आइसोटोप बनते हैं वो सेम एलिमेंट के ही बनते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार क्या होता है, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के बनते हैं। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है इसलिए। और अगर एक एलिमेंट के दो डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते हैं, और दो एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल जो फाइनल निकल के आई वो ये रही आपके सामने। अब इससे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक एक करके यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बफरिंग क्यों हो रही है, बफरिंग कहाँ हो रही है भाई, मास डिफरेंट होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम एक एक करके प्रॉपर्टी समझेंगे क्या है। अभी अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल एलिमेंट्स, न्यूलैंड ने जब लॉग टेप्स दिया था तब 56 थे, 56, मेंडलीव जी के टाइम पे 63। अभी है टोटल एलिमेंट्स कितने, 118, 118 एलिमेंट्स हैं। ये पीरियोडिक टेबल अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स में बटी हुई है। 18 समूह हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और 7 पीरियड्स हैं, 7 आवरण हैं, या फिर आवरण सॉरी सारणी बोलते हैं, ठीक है। 18 समूह हैं और 7 ये आपके पीरियड्स हैं। तो ये चीज़ पहली तो याद रखना कि कितने क्या हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 18 समूह एंड 7 पीरियड्स हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड। पहले हुआ करता था 1A 2A, इसको बोलते थे 3A, इसको बोलते थे 4A 5A 6A, इस तरह से बोलते थे। बट बाद में IUPAC, फुल फॉर्म कोई बताएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने जो है बाद में नामकरण चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से कर दिया। और जो नए एलिमेंट मिलते हैं उनका नामकरण भी IUPAC ही करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है बताइए। तो ये जो दोनों है, पहला और दूसरा जो ग्रुप आपको दिख रहा है, समूह दिख रहा है, इनको S ब्लॉक बोलते हैं। याद आ रहा है आपको, SPDF कुछ पढ़ाए थे, ये सब ऑर्बिटल्स होती हैं SPDF। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको शार्प होता है, इसका मतलब शार्प, ठीक है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज, F का मतलब होता है फंडामेंटल। इन सब में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं होती हैं। जैसे इसमें, ये तो खैर याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें 1 ऑर्बिटल होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल होती है, इसमें 5 ऑर्बिटल होती है, इसमें 7 ऑर्बिटल होती हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लेना, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। अब ये S ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं पहले, और दूसरा जो ग्रुप है इसको S ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे, या फिर इसको हम P ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, ये P ब्लॉक है, यहाँ से लेके यानी ये जो आपका दिख रहा है 13वां ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक P ब्लॉक है। पहले दो ग्रुप को S ब्लॉक बोलते हैं, और यहाँ से लेके 3 से लेके और 12 तक, 3 से लेके 12 तक इसको बोलते हैं D ब्लॉक, जिनको ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक के एलिमेंट में S ऑर्बिटल में घुस रहा है। D ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको D ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो हमारी आखिरी शेल में
आखिरी जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वो डी ऑर्बिटल में घुसता है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घुसता है इसलिए, ठीक। और ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पे भी अभी आते हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है। एफ ब्लॉक क्या होता है ये और अलग क्यों रखा गया उसको। तो ये जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। जो फर्स्ट ग्रुप है आपका उसको हम किस नाम से जानते हैं, जो पहला समूह है एल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और ज़रा ये बताइए कि इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, याद कैसे करेंगे, हेलिना कब्र से फरार, याद रखो इसको, हेलिना कब्र से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब हाइड्रोजन जो है ना बेचारा अभी भी थोड़ा सा अनबना टाइप है, अनबना इन द सेंस कि इसको ठीक है रख तो देते हैं फर्स्ट ग्रुप में, बट इसको फर्स्ट ग्रुप का कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक नॉन मेटल है, पहली बात। ये सब यहाँ ये मेटल है, ठीक है, ये सब मेटल है, बट यहाँ पे जो पी ब्लॉक है नॉन मेटल, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं अधातु है। ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और इसका ग्रुप भी फिक्स नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन कभी कभी बोल देता है कि भाई कौन सा ग्रुप है, और ऑप्शन में एक बार दे दिया था ग्रुप 1 और ग्रुप 1A, तो 1A में को इसमें कंसिडर किया था ग्रुप 1A, तो 1A याद रखना इसमें। वैसे तो ये कायदे से ग्रुप 1 से भी बिलोंग नहीं करता, बिकॉज काइंड ऑफ नॉन मेटल बिहेव करता है ये। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, हेलिना कब्र से फरार, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। इन सब में हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, यानी कि इनकी वैलेंस ऑर्बिटल में, यानी इनकी आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हैं, लूज करके कैटायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, और इनकी वैलेंसी 1 हो जाती है, तभी ये मेटल कहलाते हैं, क्योंकि मेटल्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे लिथियम है जिसको हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो 3 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता है, अभी पता होना चाहिए, हमने देखा था बोरबरी, जो बोरबरी मॉडल दिया था 2n² वाला, है ना। तो पहले शेल में 2 देन 1, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 8 1, पोटेशियम में कितने हैं, पोटेशियम में 19 है ना, तो 2 8 10 18 और 1 19, बताए थे क्या है यहाँ पे 8 फिल हो रहे हैं, 18 नहीं हो रहे हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसलिए सबकी वैलेंसी 1 होती है, और इन सब को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जैसे कि लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में भी, पोटेशियम में, रुबीडियम में, सीजियम में, फ्रांशियम में। अब आते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप को बोलते हैं क्या, जो सेकंड ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बोलते हैं इसको, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पहली बात तो याद कैसे रखेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, बे से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रॉन्शियम, और ये आपका बेरियम, और ये आपका रेडियम। तो अगर हम बात करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो बेरिलियम है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम में 12 है, 2 8 2 हो जाएगा। कैल्शियम में 20 हैं, 2 8 10 18 और 2 20। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। क्लियर इतनी चीज़, और इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2 सब की, जितने भी किस ग्रुप में हैं, जो आपके सेकंड ग्रुप में हैं, ठीक। अब आ जाओ एकदम लास्ट में आ जाए यहाँ पे नोबल गैसेज में। अब ये जो नोबल गैसेज हैं 18वें जो ग्रुप में, ये हमें सब गैसेज देखने को मिलती हैं। इनको हम नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इसको हम 18th ग्रुप, या फिर इसी को ही हम 18th ग्रुप को ही हम 0th ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जो 18th ग्रुप है इसी को ही हम 0th ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, वैलेंस शेल में इन लोगों की 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जिसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सब 8 इलेक्ट्रॉन के पीछे दुनिया चल रही है। जैसे कि पूरी दुनिया सब पैसे की वजह से इधर उधर घूम रहे हैं सब, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं सब किसकी वजह से, पैसे की वजह से। वैसे ही सब ये जो इधर उधर खलबली मच रही है इन सब के अंदर, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, ये सब 8 इलेक्ट्रॉन बस पूरे करने हैं, बस हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए
तो इनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अमीर घर में पैदा हुए हैं, तो इनको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही आराम से पड़े हुए हैं, चिल मार रहे हैं। कौन है ये कोई और नहीं, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, ये हैं ये। तो हेमा से ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये ऑर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जेनॉन है, ये रेडॉन है। ध्यान रखिएगा इसको, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, ऑर्डर पता होना चाहिए इसके, पहले का, दूसरे का, 17वें का, 18वें का पता होना चाहिए। अब इनकी वैलेंसी बताओ जरा, वैलेंसी में पढ़ा चुका हूँ संयोजक था, ना बता पाए तो इसका मतलब रिविजन नहीं किया। अब क्योंकि इनके वैलेंस शेल में पहले ही भरी पड़ी है, तो ये रिएक्ट करेंगे नहीं, ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वैलेंस से 0 होगी, जैसे नियॉन के 2,8। अब हीलियम की अगर बात करें तो 2, 8 नहीं, मैंने बताया था हाइड्रोजन हीलियम का एक्सेप्शन है, के शेल भरी हुई होनी चाहिए बस। जो के शेल वाले होते हैं उनमें बस 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है एक तरह से। ऑर्गन में 2, 8, 8, ठीक है, 8 ही इलेक्ट्रॉन सब में देखने को मिलेंगे, चाहे किसका भी कैलकुलेट कर लो। तो इसका मतलब ये है कि इनकी वैलेंसी 0 होगी। दूसरी बात, एक बार क्वेश्चन पूछा कि इसमें से बताओ तीसरा जो पीरियड है उसमें आखिरी एलिमेंट कौन सा। अरे तीसरा पूछ ले, पांचवा पूछ ले, छठवां पूछ ले, आखिरी एलिमेंट तो हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना में से ही कोई होगा ना, क्योंकि आखिरी जो हमारा ग्रुप है वो 18th ग्रुप है। इसमें जो मान लो कि पहला हमसे पूछ ले कि पहले पीरियड में कौन सा लास्ट एलिमेंट है, हीलियम होगा, दूसरे पीरियड में नियॉन होगा, तीसरे में ऑर्गन होगा, चौथे में क्रिप्टन, पांचवें में जेनॉन, छठे में रेडॉन। ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। किसी भी पीरियड का हमसे लास्ट एलिमेंट पूछ लेगा, हम बता देंगे। तो ये 18th ग्रुप हो गया, ठीक है, 18th और 0th ग्रुप हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। देन आते हैं हम 17th ग्रुप पे, ठीक है, 17th ग्रुप, इनको हम किस नाम से जानते हैं, 18th ग्रुप वालों को इनर्ट गैसेस। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। अब 17th ग्रुप को अगर हम बात करें, जो इसके बगल में लगा हुआ है, इनको हम जानते हैं हेलोजन के नाम से। किस नाम से, निशा और जिंडर, है ना, ठीक है भाई, जो भी बनाओ, है ना, 0 पे आउट करो या फिर जैसे, तो हेलोजन इसको बोलते हैं, ठीक है, जो 17th ग्रुप में है। तो ये इस तरह से कोई इसको भी याद कर सकते हो कि फक्कड़ ब्राह्मण, ठीक है, ऐसा करके कुछ, या फिर फ्रांस कुछ यार था, तो यार मैंने याद तो किया था स्कूल डेज में, ऐसे ही कुछ आई थिंक याद किया था, फक्कड़ ब्राह्मण करके, ऐसे कुछ फक्कड़ ब्राह्मण है, और एक और कुछ ट्रिक से याद किया था। खैर या इसको ना हो तो ऐसे याद कर लेना है, तो फक्कड़ ब्राह्मण करके, और क्योंकि यहीं तक याद करना है एस्टेटाइन तक। चलो मैं बताता हूँ ये क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो अब ये 17th ग्रुप वाले हैं, तो कितने एलिमेंट होंगे इनके वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इनको एक्सेप्ट करना है। एनायन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। आप ध्यान से सुनना एक चीज़ यहीं पे, ये तो चलो आगे बताएंगे आपको, ठीक है, अभी आगे जब वो देखेंगे हम ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट टेबल तो समझाऊंगा वहाँ पे मैं। 17th ग्रुप समझ में आ गया, ये फक्कड़ ब्राह्मण वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ये जो 16th ग्रुप साइड में लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसको हम बोलते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन। और ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। कितनी वैलेंसी होगी इनकी, 15th ग्रुप, बगल में जो लगा हुआ है जो आपका बोरॉन फैमिली है, इनको बोलते हैं निक्टोजन, निट्टो नहीं, निक्टोजन, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए हैं ये जो, सॉरी बोरॉन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में जो लगे हुए हैं आपके ऑक्सीजन के बगल में, जो 15th ग्रुप है, जिसको पहले 5A के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे एलिमेंट सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। और इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इनकी वैलेंसी 3 होगी भाई, इनकी 0 है, इनकी 1 है, इनकी 2 है, इनकी 3 है। अब और ये मत बोल देना इनकी 5 है ठीक है, 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है, 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है, 4 के बियॉन्ड वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं। इनकी कितनी होगी बोरॉन फैमिली की, ये बोरॉन फैमिली की 3 वैलेंसी होगी, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है हमारा, बोरॉन फैमिली में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। अब ध्यान से समझना कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब किस तरह से सारी चीज़ें से मेरा मतलब है, अब हम ट्रेंड्स देखेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज़ आपको याद करनी है, एंड दैट इज़ 20 तक आपको एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। कहाँ तक,
20 तक। 20 में कौन बैठा है? कैल्शियम बैठा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक रटा हुआ होना चाहिए। इसके आपको जाप लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि तभी अगर मैं आपसे बोल दूं मैग्नीशियम तो आपको याद आएगा, अच्छा हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर पे बैठा है, तो आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता पाओगे, आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता पाओगे, और इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या कर देना होता है? एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा देना होता है। लेकिन सर हमें एटॉमिक मास भी फिर याद करना पड़ेगा। नहीं याद करना पड़ेगा, बताते हैं एटॉमिक मास कैसे याद करना होता है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर को देखना होता है। एटॉमिक मास, जब परमाणु भार आपको अगर निकालना है, ये मैं शुरू के 20 एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ। एटॉमिक मास अगर निकालना है तो हम एटॉमिक नंबर यानी Z से निकाल सकते हैं। अगर ये सम है यानी इवन है तो कुछ नहीं, डबल कर दो बस उसका। कैल्शियम में किसका निकाल लेते हैं? ये मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं ना। मैग्नीशियम का 12 था, इवन नंबर है ना, खत्म, 2Z कर देना बस। और अगर विषम है दैट इज ऑड है तो 2Z + 1 कर देना है। अगर क्या है? अगर ऑड है तो लेकिन बस कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस है। जैसे कि अगर हम बात करें बेरिलियम है, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो कायदे से क्या होना चाहिए? 2Z यानी 8 होना चाहिए, लेकिन ये इसका 9 है, एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन 7 है, विषम है, कायदे से 2Z + 1 होना चाहिए, 7 दूनी 14, 1 15 होना चाहिए, बट इसका 2Z है, 14 है। ऑर्गन की अगर बात करें, ऑर्गन का 18 है, इवन है, 36 होना चाहिए लेकिन 40 है। अब तुम मुझे अपना दिमाग लगा के बताओ कि इसके आइसोबार क्या क्या बन जाएंगे। इसके आइसोबार क्या क्या बन जाएंगे? दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। रट्टा, ऐसा नहीं कि रट्टा होगा तभी बता पाओगे, दिमाग लगा के भी बता पाओगे। हाइड्रोजन को भी इसमें एक्सेप्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका अगर देखें तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब इसका दिमाग कैसे लगाया जा सकता है कि भाई देखो, जिसका 19 होगा तो वो ऑड होगा, जिसका भी एटॉमिक नंबर 19 होगा तो वो ऑड होगा, और वो 2Z + 1 को फॉलो करेगा। 19 दूनी 38 और एक, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा। पोटेशियम का उन्होंने नहीं लिख रखा है क्या? पोटेशियम भी इसका एक आइसोबार होता है, और कैल्शियम भी। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो खुद ही सोचो अगर कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर, तो जो इसका जिसका भी इवन होता है उसका हम 2Z करके लिखते हैं। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा यार, ठीक। तो ये 20 होगा, तो अगर कैल्शियम की बात करें तो 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2Z करना है, सिंपल इवन करना है। ठीक है, जो आपका पोटेशियम होता है उसका अब यहाँ पे तो 2Z + 1 हो जाएगा, खैर यानी कि 39 ही बैठेगा उसका। ठीक है, लेकिन पोटेशियम भी कुछ होते हैं, 1-2 आइसोटोप पोटेशियम के, जो इसके साथ आइसोबार बना लेते हैं ऑर्गन के साथ, बिकॉज इसका एटॉमिक मास सेम हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, एटॉमिक मास इनका सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोबार हो जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर से, और 20 तक आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 14वां नंबर का एलिमेंट कौन है, या फिर फॉस्फोरस का बता दो कितनी वैलेंसी होगी, फॉस्फोरस की बता दो, अच्छा फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी बताओ जरा, परमाणुता कितनी होगी, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी अगर पूछ ले, फॉस्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पूछ ले, तो तुम्हें पता हो, और उसके लिए तुम्हें ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है? टेट्रा एटॉमिक होता है, 4 होती है। सल्फर की ऑक्टा एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं उसको। क्लियर हो गई थी चीज़। अब आ जाओ जरा, ये F ब्लॉक क्या है? ये F ब्लॉक का है, ये मतलब क्या है? ये नीचे से लिखा हुआ है ये अलग कलर में, तो है क्या एक्चुअल में? यहाँ पे जब हम बेरियम के आगे बढ़ते हैं, लैंथेनियम पे आते हैं ना, लैंथेनियम पे आते हैं, ये 6th पीरियड, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो 6th पीरियड में सीजियम के आगे बढ़ते हैं बेरियम के आगे जब लैंथेनम पे आते हैं, तो लैंथेनम से और उसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट, उसके आगे आने वाले और 14 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिमिलरली इन दी 7th पीरियड, रेडियम के बाद जब हम एक्टीनियम में बढ़ते हैं, एक्टीनियम में आते हैं, तो उसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट, उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इनको अलग से उठा के इनकी टेबल बना देते हैं, और इसको बोल देते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और इसको बोल देते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ इनका पहला एलिमेंट
जो 57 एटॉमिक नंबर के साथ लैंथेनियम है और 89 के साथ एक्टीनियम है। क्या क्या सवाल बनता है यहाँ से? सवाल ये बनता है, रुको जरा एक सेकेंड, यहाँ पे पहले एक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। सवाल यहाँ पे 3-4 तरीके से बनते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे ये बनता है, पहला सवाल तो ये बनता है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर एफ ब्लॉक में कौन कौन आता है। तो एफ ब्लॉक आप समझ गए। एफ ब्लॉक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में घुस रहा होगा यहाँ पे, दैट इज फंडामेंटल ऑर्बिटल में घुस रहा होगा। तो एफ ऑर्बिटल का जरा एजोमिथल क्वांटम नंबर बता दो, यानी एजोमिथल क्वांटम नंबर मतलब एल की वैल्यू, और अगर एल की वैल्यू जितनी भी होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था। तो जो एफ ब्लॉक है इसमें कौन आते हैं, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं इसमें, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिनाइट्स आते हैं इसमें। क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, कहाँ से कहाँ तक हैं ये, तो लैंथेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक है ये, ल्यूटेटियम तक, और ये एक्टिनियम से, एक सेकेंड ऐसे लिख देते हैं इसको, लैंथेनाइट सीरीज है ना, एलिमेंट का नाम तो लैंथेनियम होगा। तो लैंथेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आई थिंक गलत लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लैंथेनियम से लाके इस पे ख़त्म कर दिया, बट कि ख़त्म होता है यहाँ पे जाके, ध्यान रखना इसमें गलत है, ये ल्यूटेटियम पे ख़त्म होता है जाके 71वें एटॉमिक नंबर पे। और कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल, यानी 57 से शुरू होकर 71 तक, ध्यान रखना 15 एलिमेंट होंगे टोटल, 15। सेम तरीके से यहाँ पे भी 15 एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे एक्टीनियम से सीरीज स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक, लॉरेंस बिश्नोई के घर तक। सलमान भाई डर क्यों रहा है एकदम से, एक्टीनियम ठीक है, एक्टीनियम से लॉरेंसियम 89 से स्टार्ट होगी और 10 कहाँ तक था ये, 103 तक, हाँ 103 तक जाएगा आपका, ठीक है 89 से लेके 103 तक आपका जाने वाला है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक, यानी टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, 30। अब मैंने बताया था एस के लिए 0 होता है एजोमेथल क्वांटम नंबर, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -L से लेके +L तक जाती है। दैट मीन्स कि -3 से लेके +3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इतनी बात क्लियर। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमसे ऐसे पूछ लेता है कि सी बॉर्जियम का एटॉमिक नंबर बताओ, मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर बताओ। तो मेंडलीव जी के नाम पे हमने एक एलिमेंट को यहाँ पे नामकरण कर रखा है जो एक्टिनाइड सीरीज में देखने को मिलेगा, एटॉमिक नंबर 101, और सी बॉर्जियम के एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे 106 नंबर का एटॉमिक नंबर है, तो ये पता होने चाहिए। और एक्टिनाइड सीरीज वाले जो लोग हैं, हमारे जो एलिमेंट हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, रेडियो एक्टिव। और मेंडलीवियम और सी बॉर्जियम का याद रखिएगा, मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर और सी बॉर्जियम का, बिकॉज खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, 101 और इसका 106। क्लियर इतनी चीज़। और क्या क्वेश्चन कुछ बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, और ये एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब आते हैं पीरियोडिसिटी में, ठीक है, पीरियोडिसिटी मतलब क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जो हम देखने वाले हैं। सर ये क्या केमिस्ट्री का फर्स्ट डे नहीं है, ये 4th डे है ना, 4th डे है, बिकॉज हमने मैटर किया था पहली क्लास में, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल किया। अभी आते हैं हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब एटॉमिक साइज पे आते हैं सबसे पहले, ठीक। एटॉमिक साइज तुम देख अभी मतलब बिना पीरियोडिक टेबल देखे बता सकते हो कि हमने देखा था पहला वाला, हेलिना, पहले को ले ले, हेलिना कब्र से फरार, छोड़ो रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे देखो लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके याद है तुम्हें। तो 2,1, सोडियम में 11 होते हैं ना, तो 2, 8 वो सब याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब याद होना चाहिए पूरा कैल्शियम तक। तो ये 2,8,1, तो हो क्या रहा है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये के है, एल है, एम है, पढ़ा चुके हैं ये कि पहली शेल को के बोलते हैं, दूसरी को एल बोलते हैं, तीसरी को एम बोलते हैं। के शेल है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, एन है, इस तरह से बढ़ता है। तो यानी कि शेल बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है,
आगे आगे में अब तुम्हें 4 शेल देखने को मिलेंगी। कितनी? 1 2 3 4, 4 शेल देखने को मिलेंगी। नहीं यकीन है तो देख लो, 19 होता है ना, 2,8,8,1, 4 शेल, अगले वाले में 5 शेल, इस तरह से एक एक शेल बढ़ रही है, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। कहाँ? नीचे जाने में। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ ऊपर से नीचे में बढ़ेगी वो लेफ्ट से राइट में घटेगी, एंड वाइसे वर्सा। मतलब जो ऊपर से नीचे में घटेगी वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, खत्म बात। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाने में क्या होता है? बढ़ता है। और डिक्रीजेस, घटता है अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट से राइट। पीरियड में जाओगे लेफ्ट से राइट तो वहां पे घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर किससे डिटरमाइन होता है? इलेक्ट्रॉन देने की आतुरता, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मेटल्स जाने ही जाते हैं, ये दानवीर होते हैं। जितना जल्दी दान करेंगे उतने अच्छे मेटल होंगे, उतने अच्छे कैटायन बनाएंगे ये। ठीक है, अब तो मुझे बताओ कि ऊपर से नीचे में, जैसे मान लो ये लिथियम था, ये सोडियम था, ये पोटेशियम था, ये लिथियम था, ये सोडियम था, ये पोटेशियम था, 4 शेल वाला। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, 4 शेल वाला पोटेशियम था, 1 2 3 4। किसका मेटालिक कैरेक्टर अच्छा होगा? भाई इसका अच्छा होगा, पोटेशियम का। नीचे जाने पे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर और अच्छा होगा। क्यों होगा? उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज में छुपा हुआ है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है वो चार्ज जो न्यूक्लियस लगा रहा है, वो चार्ज जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है उस पे लगने वाला फोर्स बाय द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे बताओ, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने क्या बोला था? कौन बैठा होता है? प्रोटॉन बैठा होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा पास में होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंस ऑर्बिटल में, आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा पकड़ के रखेगा मजबूती से इसको। ज़्यादा दूर है तो थोड़ा सा होल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूर है ना, और दूर हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर और दूर और दूर होता जा रहा, नीचे 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 जाने पे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, जिसकी वजह से अब सिंपल है, जब तुम 5 साल के थे तो तुम्हारे मम्मी पापा पे तुम पे होल्ड ज़्यादा था, इधर उधर अपने से फिर नहीं सकते थे। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत घर में कोई नहीं है तो चुरा के बॉर्नवीटा खा लिए, है ना, थोड़ा बिस्किट वगैरह खा लिए, वो तो उतनी लेवल की इंडिपेंडेंस थी। फिर जब 15 साल के हुए तो थोड़ा सा ये था कि स्कूल जाने के बाद तो कहीं पे गेम खेल लिए, है ना, वो कैफ़े वगैरह में टेकन 3 आता था, तो वो खेल लिया। फिर जब अभी 25 के हो जाओगे, फिर हो गए तो अभी तो जाके, है ना, साइड में, है ना तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? आपका पेरेंट का होल्ड जो न्यूक्लियस पे बैठे हुए कम हो रहा है आप पे, आप और फ्री हो रहे हैं, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से भाग सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे में घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ऊपर से नीचे पर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ऑब्वियस ये बात है इसका उल्टा ही होने वाला है अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होगा वो भी समझ लो। अब तुम्हें लग रहा होगा जैसे कि यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, 3 ले लेता हूँ, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, 5 6 7, देखना ध्यान से, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इसमें तो वैलेंस मतलब कोई शेल इंक्रीज होगी नहीं, जैसे 5 है, ये 6, ये 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 होगा, इसका 2 4 होगा, इसका 2 5 होगा, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, तो वैलेंस इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो सेम होना चाहिए, यानी कि इसमें तो कोई ट्रेंड ही नहीं ऑब्जर्व होना चाहिए, यहाँ पे तो सेम होना चाहिए मेटालिक कैरेक्टर। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे मैं 3 बनाऊंगा, यहाँ मैं इस तरह से 4 बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इस तरह से 5 बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन को। तो आप खुद ही सोचो
कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा, प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन यहाँ कितने घुसे होंगे न्यूक्लियस में? 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब 5 प्रोटॉन ज़्यादा चार्ज लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, या 3 वाले ज़्यादा लगाएंगे? भाई 5 वाले ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 प्रोटॉन है, मतलब कि ज़्यादा है। क्या है? अब मान लो ऑक्सीजन ले लो, तुम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, 2,6 होगा, ठीक है? तो तुम्हारी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन घुसे होंगे, यानी कि दुगना है बोरॉन की कंपैरिजन में, नहीं दुगना फोर्स लग रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। अब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, दैट मीन ज़्यादा टाइटली बांध के रखेगा। ये क्या बोलेगा नाइट्रोजन के केस में, फिर ऑक्सीजन के केस में? भाग मत जाना, बहुत मारेंगे, क्योंकि पावर ज़्यादा है ना न्यूक्लियस पे। भाग मत जाना, बहुत मारेंगे, यानी मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाने पे मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे यहाँ पे मेटल्स देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे यहाँ भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। अब यहाँ पे जैसे आओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये इस सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी, ये सीढ़ी ये दर्शा रही है कि अब यहाँ से मेटल खत्म हो रहा है, नॉन मेटल शुरू हो रहा है, और ये जहाँ से ट्रांजिशन होता है, स्मूथ ट्रांजिशन होता है काइंड ऑफ, यानी कि एकदम से नहीं कि ये मेटल खत्म अब ये नॉन मेटल आ गया। मेटल नॉन मेटल के बीच में भी कोई होता है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। जो मेटल जितने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल के जितने बुरे भी नहीं होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटाइन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये होते हैं। अच्छा बताओ जरा कमेंट में, पोलोनियम की खोज किसने करी थी? हिंट देते हैं, फर्स्ट वीमेन टू गेट द नोबेल प्राइज। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटाइन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या है? ये मेटेलॉइड्स हैं। और यहाँ के बाद आगे तुम बढ़ोगे तो नॉन मेटल होंगे, इसके लेफ्ट साइड में मेटल्स होंगे। और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? पोलोनियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है, मैरी क्यूरी। किस देश से थी ये? पोलैंड से, इसीलिए इसका नाम पोलोनियम पड़ा, इसीलिए इसका नाम पोलोनियम पड़ा था। और एक और एलिमेंट था, कोई बता सकता है उसका नाम? रेडियम, उसकी भी डिस्कवरी इन्होंने करी थी। और किससे करी थी? ये करी थी यूरेनियम का एक और होती है जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। किसी ने सुना पिच ब्लेंड का नाम, जिसका फॉर्मूला ये होता है UO2। इससे उन्होंने डिस्कवरी करी थी। एक्चुअल में यूरेनियम जो है ना, इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है SSC कि यूरेनियम जो है नेचुरल फॉर्म में जहाँ पे भी एग्जिस्ट होता मिलता है हमें, तो वो नेचुरली इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पोलोनियम में और आपका ये रेडियम में, ध्यान रखिएगा। और हमने पढ़ा था यूरेनियम को, और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जरा बताइए। अब हमारे आखिरी 3 ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो हमें एकदम सिमिलर टाइप लगते हैं, लेकिन हाँ कैंसर हो गया था बाद में, बिकॉज वो रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए। हाँ ठीक है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में 3 है, लास्ट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना है, सिंपल रखना एकदम, सो दैट हम आंसर कर सकें। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खींचना कितना आसान है या मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी लग रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खींचने में। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खींचने में कितनी एनर्जी लग रही है, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, कितनी लग रहा। अब तो मुझे खुद तो किसकी हाईएस्ट होगी ये, उसके से निकालना मुश्किल होगा, उसके से निकालना मुश्किल होगा जिसके न्यूक्लियस ने उसको कायदे से जकड़ के रखा हो, जकड़ के रखा हो। कौन है यहाँ पे देखो जरा, किसने जकड़ के रखा होगा? यानी कि सर जो सबसे छोटा होगा उसको जकड़ के रखा होगा उसके न्यूक्लियस ने। जैसे कि हम जब मान लो कि 2 साल के हैं तो हमारे पेरेंट्स एकदम जकड़ के रखते हैं, मजाल है कहीं जा सकें, हैं? तो ऐसे जो सबसे छोटा होगा वो होगा। वैसे तो हाइड्रोजन है सबसे छोटा, लेकिन दिक्कत है इसके साथ। अब तुम्हें पता है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता है, ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ना। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्रॉस द पीरियड। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन थोड़ा बड़ा होगा, हीलियम तो और छोटा होगा। तो हीलियम जो है क्या हाईएस्ट क्या होता है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी भी अलग अलग तरह की, अगर तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इसको इस तरह से लिखते हैं IE1 देन IE2, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन में लगी एनर्जी। हमें डीप में ना घुसना होता ना, वैलेंस बस इतना ध्यान रखना है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी एनर्जी हाईएस्ट होता है, पहली हाईएस्ट होती है हीलियम की,
और ट्रेंड की बात करें, भी ट्रेंड भी समराइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालना, लेना आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालना, ठीक है। ये मतलब इस तरह से आप याद रखना है आपको। क्या सेम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही आप मान सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही माइन्यूट से अंतर होते हैं जिसमें मैं डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किसकी हाईएस्ट होती है? हाईएस्ट होती है क्लोरीन की, ध्यान रखना, ठीक है। हाईएस्ट होती है क्लोरीन की। ऐसे सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह। अब इसमें ट्रेंड क्या होते हैं? ट्रेंड तीनों में, ध्यान रखना, तीनों में सेम ट्रेंड होते हैं, तीनों में सेम ट्रेंड होते हैं। वो ट्रेंड यहीं पे लिख दें क्या? तीनों में सेम ट्रेंड ये होते हैं। अब देखो, इनके मैं डीप पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कि जिस तरह के अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन डालने की जब बात आती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डालने में हमें एनर्जी लग रही है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डालने में एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको पॉजिटिव से दर्शाते हैं, सॉरी नेगेटिव से दर्शाते हैं। लग रही एनर्जी तो नेगेटिव, और अगर निकल रही एनर्जी तो पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से उसको हम दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डेप्थ में नहीं जानी, 11th 12th के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें हमें, बिकॉज हमें 8th 9th तक ही सीमित रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बस 100 बात की, एक बात कि या तो एक याद कर लो, इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो इंक्रीजेज, मतलब कोई भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, एंड ये आपका डिक्रीज करेंगे कहाँ से कहाँ तक? ये डिक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड एक चीज़ और, हाँ, हाइएस्ट किसकी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और एक चीज़ यहाँ पे आई थिंक कुछ छूट रही है, दिमाग में कुछ आया था अभी यार। अच्छा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी जल्दी से, तब तक मैं सोचता हूँ क्या था वो। सीबॉजियम वाला हो गया, मेंडलीवियम हो गया। चलो, हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप ये लगा हुआ है, स्लाइड तो लगा हुआ है। चलो, ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है। मैगजीन मार्च डली तो हुई है यार, मार्च की मैगजीन। बफरिंग हो रही है सर, बफरिंग हो रही थी क्या? तुम्हें ही हो रही होगी यार, क्योंकि किसी ने बताया नहीं और बफरिंग का। चलो, तो डायगोनल रिलेशनशिप पे आते हैं, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? कोड़ी या एक तरह से रिलेशनशिप क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाने में जो प्रॉपर्टी बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट में घटती है। तो कुछ हमारे लोग आए बोले कि ऐसे चल दें, तो यानी कि एक कदम नीचे जाएं और एक कदम आगे जाएं, तो क्या होगा? तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे हो, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे में कोई प्रॉपर्टी बढ़ती है और लेफ्ट साइड में घटती है, इस तरह से। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम के आने के लिए हम आगे आगे भी बढ़े और नीचे भी आए, आगे भी बढ़े नीचे भी आए, तो लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम सेम होनी चाहिए। तो वही सेम हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जिसको कि हम डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं। पूछ लेता है एग्जाम में इस तरह से कि भाई किन दो एलिमेंट में यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगी? तो लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम एल्यूमिनियम में, और बोरॉन सिलिकॉन में। ये ध्यान रखिएगा कि 3 पेयर्स हैं, ठीक है। रिलेशनशिप इज प्रोमिनेंट अमंग द लाइटर मेंबर्स ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड्स, डायगोनल रिलेशनशिप इन दिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपके सेकंड पीरियड के हैं, तीनों, और ये थर्ड पीरियड के हैं। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और बोरॉन और सिलिकॉन, इनमें देखने को मिलती है क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। अब करते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, क्या वॉज इट वर्थ इट और नॉट, क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। और सभी लोग अपनी नोटो कॉर्ड को सीधा कर लेंगे अपनी,
ठीक है, अपने नोटो कॉर्ड को सीधा कर लेंगे और अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को और मजबूत बना लेंगे। रदरफोर्डियम भी आपका 104 पे, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वही आई थिंक। हाँ, चलो ये पहला है, ये दूसरा है, करिए। द बिहेवियर ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। अभी देखो बताया, CHSL Tier 2 क्या होगा, इसको बोलते हैं डाइनल रिलेशनशिप, है ना। हाँ ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज। तो ग्रुप 0 को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, तो रिएक्टिविटी का मतलब है रिएक्शन करने की आतुरता। तो रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एल्कली मेटल की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हेलोजेंस की। यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट से राइट में इंक्रीज और ना, इसमें होता है कि यहाँ वालों की भी हाईएस्ट होगी, यहाँ वालों की भी हाईएस्ट होगी, बीच में कम होगी। ऐसा क्यों होता है? इनको इलेक्ट्रॉन देने की आतुरता रहती है, इलेक्ट्रॉन देना रहता है इनको, बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है, और इनको इलेक्ट्रॉन लेने की चुल मची रहती है। तो दोनों को ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। What was the symbol Henry Moseley used for denoting the atomic number? तो हमने देखा था एटॉमिक नंबर के लिए उन्होंने Z सिंबल का यूज़ किया था और A यूज़ किया था एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास के लिए उन्होंने A सिंबल का यूज़ किया था। अगला है ये, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातुओं का सही क्रम है? तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल क्या थे? हेलिना, हेलिना कब्र से फरार, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फिर हमने देखा था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ऑप्शन नंबर बी। एक एलिमेंट की पहचान करें जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब तुम्हें वो याद है, अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो तुम अब बता लोगे कि भाई 7 नंबर पे तो नाइट्रोजन बैठा हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 7वें नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, प्रोटॉन भी 7 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अभी देखो 7 है तो 2Z+1 होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था नहीं, इसमें 2Z वाला लगता है, एक्सेप्शन होता ही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 हो जाएंगे। कौन सी फैमिली नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है और इनको हम बोलते हैं निक्टोजन? निक्टोजन बोलते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन और फ्लोरीन फैमिली को हेलोजन। आगे बढ़ें। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर बेजोड़ को चुने। ऑड वन आउट आपसे पूछ रहा है, ऑड वन आउट आराम से निकाल सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में ये पहले के तीनों एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो आखिरी वाला है मैग्नीशियम, ये किससे? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अगेन स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें से कौन से सारे ट्रांजिशन मेटल हैं? अब ट्रांजिशन मेटल क्या थे? याद करो, ये पीरियोडिक टेबल जो थी इस तरह से, ये जो पीरियोडिक टेबल हमारी बनी हुई थी, इसमें ये वाले पहले 2 ग्रुप तो एस ब्लॉक थे, ये सारे पी ब्लॉक थे, ये डी ब्लॉक थे, जिनको क्या बोल रहे थे? ट्रांजिशन मेटल। और यहाँ पे लैंथेनियम और एक्टिनियम सीरीज को निकाल लिए थे और इनको इनर ट्रांजिशन मेटल बोले थे एफ ब्लॉक में। अब हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये तो इनर्ट गैसेज है ना, ये तो पी ब्लॉक में आएंगी। ट्रांजिशन मेटल कैसे हो जाएंगे? फक्कड़ ब्राह्मण यानी हेलोजन है, ये कैसे हो जाएंगे वहाँ पे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये तो एस ब्लॉक्स हैं, ये भी नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल ये बीच वाले होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब आता है। Which German chemist was the first to show a graphical representation of the periodicity of an atomic volume plotted against the atomic weight? किसने सबसे पहले प्लॉटिंग करी थी और प्लॉटिंग करके पीरियोडिसिटी को दिखाया था? विलियम रैमसे, जॉन न्यूलैंड, सिग्लेन टी सीबॉज या फिर लोदो मेयर?
तो हमने देखा था लोदर मेयर जी ने सबसे पहले प्लॉटिंग करी थी सेम टाइम पे जिस समय तो हमारे मेंडलीव जी थे। अच्छा, विलियम रैमसे का भी कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं है अपन ने। सी बॉजियम पे आते हैं। विलियम रैमसे ने जितनी हमारी नोबल गैसेज हैं उनमें से ज़्यादातर, जैसे कि नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जितनी ज़्यादातर हमारी इनर्ट गैसेज हैं उसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो विलियम रैमसे जी को जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सी बॉजियम को क्रेडिट जाता है प्लूटोनियम की डिस्कवरी के लिए। सिर्फ इन्होंने नहीं, कुछ और अपने साथियों के साथ इन्होंने मिलकर किया था। इसीलिए इनके नाम पे कौन सा एटॉमिक नंबर है, जरा बताओ कौन सा एलिमेंट है, क्या एटॉमिक नंबर है जो इनके नाम पे सी बॉजियम रखा गया। और न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, अष्टांग का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1865 में, जो किस पे बेस्ड था, म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। सी बॉजियम एटॉमिक नंबर 106। अगला सवाल है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल आर सेपरेटेड बाय। तो कौन अलग कर रहा है इनको, बिल्कुल सही है कोमल, अवधेश, यशी, रजनीश, नवीन, अंकित शर्मा, रविंद्र कुमार, 100 सही है। चलो, तो क्या क्वेश्चन है ये, किसके बीच में, हेलोजन यानी 17th ग्रुप, इलेक्ट्रो एल्कली मेटल के बीच में कौन है, नोबल मेटल। नोबल मेटल थोड़ी ना होती, नोबल गैसेज होती हैं, वो तो राइट साइड में, बीच में थोड़ी ना है, हेलोजन के राइट साइड में। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन एल्कली मेटल्स के बीच में, ठीक है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। और नोबल गैसेज, अब ध्यान से देखो यहाँ पे नोबल सर भाई वो आप या तो कर लो आप, ठीक है, लेकिन एक चीज़ को फॉलो कर लो, PYQ सीरीज हो या फिर कुछ भी, उसको ढंग से फॉलो कर लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, ये भी होगा नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक। बीच में रेयर, ये तो पढ़ते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट कौन होता है, ये जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन भी तो ट्रांजिशन के अंदर ही घुसे हुए हैं, तभी तो इनर ट्रांजिशन बोल रहे हैं, वही तो बीच में आ रहे हैं, वही तो बीच में आ रहे हैं। ये एल्कली अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल तो बस एक सिंगल ग्रुप है, रेयर अर्थ एलिमेंट तो ये सारे यहाँ जो बीच में आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन और जो आपके सॉरी, ये जो आपके क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल हो गए जो लैंथेनियम और एक्टीनियम सीरीज़ हैं, और प्लस ये आपके स्कैंडेनियम हो गए, और ये सब जो आपके कुछ एलिमेंट होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं जो बीच में आते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स में। आगे बढ़िए, अगला है हमारा, दैट इज़ आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इनमें से पी ब्लॉक के संबंध में कौन सा सही और कौन सा गलत है। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। यही तो हमने देखा था कि एस जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में घुस रहा है। पी में भी सेम, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एक्सिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक, ये भी बात सही है। अब ओनली से ये मत सोचिएगा एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन नॉलेज भी तो कुछ होता है कि ये एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक यहाँ बीच में घुसा हुआ है, लैंथेनियम और एक्टीनियम। ये मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल आएंगे, और सॉरी मेटलॉइड आएंगे, और ये आपके क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में ही है, तो आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है। सॉरी क्या पूछा आपका, इन करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अगर करेक्ट पूछा, भाई करेक्ट और इनकरेक्ट क्या होता है, करेक्ट पूछा है तो आपका ए होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो फिर नन होगा, ठीक है। तो दोनों सही, अच्छा लिखा हो तो हुआ यहाँ पे करेक्ट, तो दोनों ही सही है। अगला 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर कौन है इसमें, ल्यूटेटियम, थोरियम, मैग्नीशियम, लैंथेनियम। तो लैंथेनियम तो यार खुद लैंथेनाइड सीरीज़ का स्टार्टिंग है ये तो। मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ल्यूटेटियम भी नहीं होगा, ठीक है, ल्यूटेटियम तो लैंथेनाइड सीरीज़ का आखिरी एलिमेंट है। थोरियम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेशन से भी कर सकते थे आप, है ना। थोरियम लास्ट एलिमेंट था हमारे न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। विच एलिमेंट ऑफ द बोरॉन फैमिली हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट मेकिंग इट आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स दैट वुड वेपराइज अ थर्मोमीटर। कौन है जो वेपराइज कर देगा थर्मोमीटर को, जो बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है, इंडियम, थैलियम, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम। ये होगा आपका गैलियम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा, विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम इन सॉइल्स एंड रॉक्स।
तो कौन सा केमिकल एलिमेंट मिलता है ग्रुप 18 में जो है पीरियोडिक टेबल में, जो कि रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम का होता है। मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था जब मैं आपको मैरी क्यूरी जी के बारे में बता रहा था कि जो हमारा पिच ब्लेंड होता है UO2 है ना, तो वो किन दो एलिमेंट में डिकम्पोज करता है, एक तो पोलोनियम जिसकी डिस्कवरी करी थी, और एक कौन सा, एक मैंने आपको बताया था, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 18, तो ये होगा रेडॉन। ठीक है, रेडॉन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। अच्छा, क्रिप्टन भी होता है लेकिन ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टन मैंने आपको बताया था कि भाई 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का, 235 इसका एटॉमिक मास होता है, इसका एक आइसोटोप भी होता है, आइसोटोप मतलब डिफरेंट एटॉमिक मास 238। इसके साथ भी सेम केस है, ये भी उसी में टूटता ही है, पोलोनियम और इसमें रेडियम में। ठीक है, अब इसमें अगर हम न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं तो मैंने बताया था दो मिलते हैं न्यूक्लियस, क्रिप्टन और किसका, बेरियम का। ये नेचुरल नहीं था, ये हम रिएक्शन करवाते हैं फिजन रिएक्टर्स में जहाँ परमाणु विखंडन होता है। कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं इसमें बताओ जरा, इस रिएक्शन में, मतलब पहले स्टेप में। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अनस्टेबल, हाफ लाइफ ऑफ ऑल इट्स आइसोटोप रिलेटिव शॉर्ट फ्रॉम 4.2 मिलियन टू 5 सेकेंड्स। तो ये ध्यान रखना, हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ मैंने बताया था कितने टाइम में इसका जो क्वांटिटी है वो आधा हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, प्रोमीथियम, नोबिलियम, टेक्नीशियम या फिर नेपच्यूनियम। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा दैट वुड बी नेपच्यूनियम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे टोटल 3 न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉफ्ट मेटल इज इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल टार्निशेस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एक्सपोजर टू एयर। तो ये जो होते हैं इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एल्कली मेटल वाले इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको, और खासकर जो ऊपर वाले हैं कौन, सोडियम और पोटेशियम, इनको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, और विगरसली रिएक्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोल्ड वाटर डाल दोगे ना सोडियम पोटेशियम में, याद आ रहा है आपको कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, तो मैंने आपको बताया था कि जो कैटरीना ने कार है ये तो विगरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, ये करता तो है विगरसली नहीं करता है, थोड़े से बबल बनते हैं, फ्लोट करने लगता है। ये मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर में, एंड ये तीनों स्टीम में रिएक्ट करते हैं। 16th, इन विच ईयर डिड न्यूलैंड्स प्रोपाउंडेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोजिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। किस साल किया था, तो 1865 में किया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, JAR न्यूलैंड जी ने किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, अष्टांग का सिद्धांत। कितने एलिमेंट पता थे, 56 पता थे, कैल्शियम तक इनका काम चल रहा था और म्यूजिकल नोट पे बेस था, आखिरी एलिमेंट थोरियम था, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। 17th, कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट है, सिल्वरी वाइट मेटल है, विच इज़ यूज इन एन एलॉय विद कॉपर और निकल टू मेक गायरोस्कोप्स, स्प्रिंग्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड। अच्छा, गायरोस्कोप क्या होता है, कोई बताएगा, तो क्या होता है ये, तो बेरिलियम, रुबीडियम, फ्रांशियम या फिर सीजियम। तो ये होगा आपका बेरिलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, बेरिलियम। ठीक है, और गायरोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द एंगुलर वेलोसिटी, ओरिएंटेशन मेजर करता है गायरोस्कोप। अगला हमारा, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक सिंबल अल्फा एंड द मेटालिक रेस, लैंथेनम, एक्टिनियम, रीनियम या फिर टंजस्टन। तो ये जो होता है रीनियम होता है जो आपका ये डी ब्लॉक में है, बिकॉज ये तो एफ ब्लॉक में, ये तो एफ ब्लॉक में है कि नहीं, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज तो एफ ब्लॉक में आती है ना, डी ब्लॉक में तो आती ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, रीनियम हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो मेंडलीव जी के टाइम पे पता थे, 56 पता थे किसके टाइम पे, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे 63, उनके टाइम पे अभी कितने, 118 हैं। लास्ट एलिमेंट कोई बताएगा पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, 118वां एलिमेंट कौन सा है, मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। उनके टाइम पे तो ये हुआ करता था, थोरियम हुआ करता था, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। विच इज़ सॉफ्ट मैलिएबल एंड सिल्वरी येलो मेटल विद एटॉमिक नंबर 59 इन द लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज में आपसे पूछ रहा है, नियोबडिनम, ये प्रोमीथियम या फिर गुडोलिनियम, ये होगा आपका प्रोमीथियम, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, हाँ प्रोमीथियम ये होगा। ठीक है, क्लियर। और आखिरी हमारा कौन सा है, आखिरी कोई बताएगा, आखिरी वाला, आखिरी ये आपका ऑगनासॉन करके यार कुछ नाम है इसका, ऑगनासॉन, आई थिंक ऑगनासॉन। ठीक है, ऑगनासॉन, हाँ ऑगनासॉन, ये ओ से ही है, ऑगना टाइप का करके, आई थिंक ऑगनासॉन ही है। ठीक है, चलो तो अगला है हमारा,
इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल यू पुट द एलिमेंट इन द विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। अब देखते हैं भाई कितने लोग ढंग से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लगा पाएंगे। जरा करो जरा इस क्वेश्चन को 21 को। इन विच ग्रुप ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देख रहे हो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल में, यानी पी ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए। अब खुद ही सोचो यार, तुम पूछ रहा है कि किस ग्रुप में रखें हम इसको। पी ब्लॉक कौन से ग्रुप हैं, पी ब्लॉक कौन सा ग्रुप होता है, पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से लेकर 18 तक जाता है, 13 से लेकर 18 तक जाता है, खत्म। अच्छा 10 लगा रहे हो, 10 नहीं होगा, 13 से 18 तक के बीच में, क्योंकि पी ब्लॉक हो रहा है। 10 तो ट्रांजिशन मेटल है, डी में घुसेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और डायगोनल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। अगला है हमारा, तो बेरिलियम किसके साथ करता है जरा बताओ। अगला है हमारा विच ऑफ द सॉरी what is the name of the 87th element of the periodic table that has no known biological role because its की हाफ लाइफ है ओनली 22 मिनट की हाफ लाइफ है, 22 मिनट में ही आधा हो जाता है। डियर सुब्रता, मैंने टेलीग्राम पे बताया था, FRB अभी बताया था, क्या ये करंट अफेयर का जो थोड़ी देर पहले वीडियो डाला है कि एक ही वीडियो आएगा आपसे FRB का, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आया करेंगे 2-2 3-3 आया करेंगे, क्योंकि उतना नीड नहीं है ना कि हम लोग 2-2 लेक्चर करें, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, एक ही लेक्चर वो मिलेगा, ठीक है। ये फ्रेंशियम होगा। सी बॉर्जियम तो देखे थे 106 होता है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरियम विच इज़ नेम्ड आफ्टर नील्स बोर। बोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ये तो मेंडलीवियम है सर। क्या भाई केजिया क्या है, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 1 इसमें 117 तो नहीं होगा, 107 होगा, ठीक है। इसका 1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और उसका बताओ जरा, सी बॉर्जियम देख ही चुके हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 25 विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 हैज़ द एटॉमिक नंबर 113 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हमें मतलब एज सच कोई ज़रूरी नहीं कि हमें लिखना आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, गैलियम, इंडियम, क्या है, निहोलियम, और आप निहोनियम और या फिर थैलियम। सही आंसर होगा आपका निहोनियम, ऑप्शन नंबर सी। अब गैलियम इंडियम तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि ऊपर ही पीरियोडिक टेबल में इनका इतना ज़्यादा तो एटॉमिक नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। 26 लॉ ऑफ ऑक्टेव asserts that every eighth element has comparable properties when grouped in increasing order of their atomic mass। अब एटॉमिक मास सब चिल्ला रहे थे, एटॉमिक नंबर सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था हेनरी मोज़ले ने, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं वो दिया था 1913 में, 1913 में। तो ध्यान रखना कि जो केमिकल एलिमेंट होती है, जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल हो चाहे केमिकल, वो उसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, ना कि मास पे। मेंडलीव ने, ठीक है, लोदरमेयर ने, न्यूलैंड ने, सब ने एटॉमिक मास बताया था। तो क्या ये न्यूलैंड रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज प्लेस्ड इन ग्रुप पीरियड 2 एंड ग्रुप 17। दूसरे पीरियड में है, ग्रुप नंबर 17 पे। ग्रुप नंबर 17 पे मतलब कि हेलोजन है, मतलब कि क्या हेलोजन है, यानी सबसे पहले फक्कड़ ब्राह्मण इस तरह से हो रहा था। अब भाई पहले पीरियड में तो मात्र 2 एलिमेंट आते हैं, ये लिख के हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि पहले पीरियड में कितने आते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कितने एलिमेंट होते हैं, रट लेना इसको। पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 एलिमेंट, तीसरे में 18 एलिमेंट, चौथे में 18 एलिमेंट और पांचवें में 32 एलिमेंट। ये रटा हुआ होना चाहिए। पहले में 2 एलिमेंट कौन से हैं, एक हाइड्रोजन बैठा यहाँ और एक हीलियम बैठा यहाँ, यानी कि पहले में तो 2 ही हैं सिर्फ। तो दूसरे वाले पीरियड में हेलोजन फ्लोरीन होगा, खत्म। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9वें नंबर पे आएगा, 9 एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंसी कितनी होगी, एक ही होगी, 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा दूसरे पीरियड में, हेमा, नेहा, तो नियॉन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑन दैट वन दैट डज नॉट
बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो ग्रुप 1 से नहीं है। हेलिना कब्र से फरार, लीना कब्र, क से पोटेशियम, रब रब से रुबीडियम, हाइड्रोजन को फिर आपको हटाना पड़ेगा, ये ग्रुप 1 में नहीं आएगा। फिर लास्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ पीरियड, अब ले वही पूछ लिया कि नहीं, लास्ट एलिमेंट तो भाई हेमा पहली है, नेहा दूसरी है, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें का आखिरी एलिमेंट हो जाएगा जेनॉन। अब ये करो क्वेश्चन जल्दी से करो, क्या होगा इसका सही आंसर। ये भी बड़ा बड़ा आसान सा है, इसका इंग्लिश गलती से आई थिंक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ, अविनाश, लूशियस पॉटर, राहुल कुमार, अमन जायसवाल, पल्लवी जोशी, केशव महाजन, कब्र से फरहाना। तो आंसर क्या होगा, 56 एलिमेंट इनके टाइम पे पता थे। और एटॉमिक मास की अगर बात करें तो थोरियम लास्ट एलिमेंट था इनका, ठीक है, थोरियम लास्ट एलिमेंट था न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। सर एगामा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज चैल्कोजन। निक्टोजन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को, चैल्कोजन बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, ग्रुप 17 इनको बोलते हैं हेलोजन, इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेज या नोबेल गैसेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटालिक रेडियो एक्टिव ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 इन द एक्टिनाइट सीरीज डिस्कवर्ड इन 1955। 101 मेंडेलिवियम, रदरफोर्डियम 104, सीबोर्जियम 106। 33, 40 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी आखिरी के 7 क्वेश्चन सब। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 6 ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। पीरियड 6 से नहीं है, पीरियड 6 से नहीं है, पीरियड 6 से नहीं है तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्यों, पीरियड 3 से है ना ये तो। याद आ रहा है आपको कुछ? सिलिकॉन जरा बताओ किस फैमिली से बिलोंग करता है सिलिकॉन, याद आ रहा है कुछ? मेटलॉइड। तो सिलिकॉन तीसरे पीरियड में है ना कि छठे पीरियड में। अगला देखो, लेंथेनाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं लेंथेनाइट को? एल्कली मेटल, ये तो ये फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं। इनर्ट गैस है, ये तो 18 ग्रुप वाले होते हैं। डी ब्लॉक नहीं, ये तो डी ब्लॉक नहीं है, ये एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। लेंथेनाइट्स रेयर अर्थ एलिमेंट। विच ईयर वॉज डिजाइनेटेड बाई यूनेस्को एज द इंटरनेशनल ईयर for the of the periodic table to mark the 150th एनिवर्सरी ऑफ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, 150 एनिवर्सरी। तो 1869 में दिया था मॉडर्न, ये इन्होंने मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल। और इसको रिलेट कर लो 1969 में जो वाइट टेकर जी ने दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड 1969 में 5 किंगडम में, उसको याद कर लो, 100 साल का डिफरेंस है। अब इसमें 50 और जोड़ दो तो 2019 हो जाएगा, ख़त्म है की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सीधे 9 देखना था यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस पे। विच एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ सीजियम। सीजियम के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैसे और कितने हैं? सीजियम, हेमा नेहा और करना, जीती रहना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हलीना कब्र से फरार, तो से सीजियम था, जो कि क्या है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, हथेली में रखने में पिघलने लगता है। तो भाई ये एल्कली मेटल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो 3 है। इसके ये तो आपका ये बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए 2, इसके होंगे पोटेशियम के। कैल्शियम के कितने होंगे? कैल्शियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 37। डैश इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग कौन सा है? 238 है। कौन सा है ये? यूरेनियम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, डेंसिटी हाईएस्ट और लोवेस्ट किसकी बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में? मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल कौन सा हाईएस्ट डेंसिटी और लोवेस्ट होती है? थर्ड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल केमिकल एलिमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ साइंस पीरियोडिक टेबल। नोबेल कौन सा है? तो हीलियम है, ठीक है। और क्या पूछा था यहाँ पे? हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की होती है, लोवेस्ट डेंसिटी एल से लोवेस्ट और एल से लिथियम, लोवेस्ट इसकी और हाईएस्ट ऑस्मियम की होती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड एज सीबोर्जियम। खत्म। लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ विच 2 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन किस किस की प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है? तो एक तो ग्रुप 1 की करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो भी, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ठीक है। हेलोजन की तरह बिहेव करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेने की आतुरता रहती है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन लेने की आतुरता रहती है, सो दैट इसका वो जो के शेल है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है? अब बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क के लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन का कौन सा होता है? तीसरा वाला, 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम होता है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एंड कुछ लोग बीच में पूछ रहे थे सर प्राइवेट क्यों हो जाती हैं, तो भाई ये इसलिए प्राइवेट हो जाती हैं क्योंकि बैच की वीडियोज़ हैं। अगर बैच में एनरोल करना है, हैंड रिटन नोट्स के लिए, PDF के लिए, क्विज़ के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हैं बैच में परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे।
SSC GK 2.0, SSC GK 2.0, और ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, कल करेंगे अगला चैप्टर। मिलते हैं कल एट दी सेम टाइम 6:30 पे। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या डाउट है? हाँ यार, बिल्कुल यार। ठीक है, लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे ना, हाईएस्ट से थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे। लोवेस्ट से स्टार्ट करके लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाएंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन होगा इसका, बिल्कुल। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारे लेक्चर होता है ख़त्म, एंड मिलते हैं कल। डी होगा, डी होगा, डी होगा। नहीं, एफ ब्लॉक में 30 एलिमेंट होते हैं, 28 नहीं 30 होते हैं। ठीक है, 30, 15 बताए थे। 15 लेंथेनाइड सीरीज़ में और 15 एक्टिनाइड सीरीज़ में, 30 हो गए ना। चलिए भाई, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भाई, 30 का डी ही होगा, बता तो दिए।